नमस्कार। स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष अतिथि है कमांडर भूषण दीवान जी। भूषण दीवान जी ने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई है और भारतीय नौसेना में 23 साल अपना योगदान दिया है। 1971 का भारत पाक युद्ध आप स्वयं लड़े हो, तो उस युद्ध का अनुभव हमें बताइए। ये भारत की इज़्ज़त के लिए और भारत की इकनॉमी के लिए बहुत अहम युद्ध था। बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौजें बर्बरतापूर्वक व्यवहार कर रही थी, उनको दबा रही थी। सारा पैसा तो बांग्लादेश से आ रहा था पाकिस्तान की तरफ, पर जब उनका शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन में चुन के आया तो वो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री ना बने, वहाँ डेमोक्रेसी आगे ना आए। इसके चलते उनको दबा रहे थे। जब दबा रहे थे तो वहाँ से रिफ्यूजीज़ इंडिया में आ रहे थे, तो सब रिफ्यूजी इतनी ज़्यादा आबादी है, इंडिया में इकोनॉमिक लोड पड़ रहा था। पर ये बात जानने की है कि ये लड़ाई अकस्मात नहीं हुई। इंडिया भी पाकिस्तान भी गरीब मुल्क है, लड़ाई बहुत महंगी होती है। मैं आपको बता सकता हूँ कम से कम 9 महीने से 12 महीने लग गए इस लड़ाई की तैयारी करने में। तो अमेरिका वाला युद्ध नहीं है कि आप हफ्ते के अंदर इराक पे अटैक कर सकते हैं। तो ये तैयारी की गई कम से कम मार्च 2071 से, और जाके दिसंबर में ये युद्ध को पार पहुंचाया गया। पाकिस्तान के लिए तो ये नेचुरली इतना ओवर स्प्रेड थे वो, उनकी फ़ौज सारी वहाँ से आनी थी, उनका तसला वहाँ से आना था। हमने एयर स्पेस बंद कर दी थी, और नेवी जो है पेट्रोलिंग से मेक श्योर कर रही थी कि उनके आर्मामेंट्स शिप से ना आए। तो मेरी खुद शिप, मैं INS कृष्णा में था, मेरा खुद का अनुभव है। तो वो उनकी आर्मामेंट्स लेके एक रशियन शिप आ रही थी, और चालाकी से काम होता है। वो जो शिप आती है मर्चेंट शिप होती है, वॉर शिप नहीं होती है। और वो शिप जो है क्लियर कट आर्मामेंट लेके आ रही थी ऑफ बॉम्बे। हमने उसको इंटरसेप्ट किया। तो उसको रोकने के लिए इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी होता है, हमने उसको चैलेंज किया, और चैलेंज के बाद उसने जवाब नहीं दिया। उसके पास रशियन फ्लैग था, हमारा इंडियन फ्लैग था। उसने कहा हम रशियन हैं, अरे तुम कौन हो, इस टाइप से व्यवहार रहा। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर कमांडर एंडरसन, उन्होंने डिसीजन लिया कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से आप फायर करो, और नॉट ऑन द शिप, साइड में, जैसे पुलिस में होता है टांग पे फायर करते हैं। तो वो एकदम वो शिप रुक गई, फिर हमने उसको रोका। फिर उस शिप ने हमें आंसर देना शुरू किया, और हमने उसको रोक के और उसको वापस भेजा बैक टू कराची। तो मतलब क्या है, इस वॉर के अंदर आर्मामेंट सप्लाई लाइन जो थी पाकिस्तानी फ़ौजों की, जो चिटागोंग में और बांग्लादेश में थी, वो आगे नहीं लड़ नहीं सकती थी। एक चीज़। दूसरी कमाल की चीज़ ये है कि देखा जाए तो लड़ाई काफ़ी और भी खिंच जाती, पर जनरल मानिक शाह ने एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी किया। जब देखा एक काफ़ी घिर चुके हैं बांग्लादेशी फोर्सेस, तो जनरल जेकब, वो थिएटर कमांडर थे, उन्होंने उनको न्याजी के पास भेजा, जनरल न्याजी के पास भेजा, और उनको बोला, और एयर मार्शल दीवान, माय नेम सेक, वो ही वाज कमांडिंग द एयरफोर्स इन बांग्लादेश, और भेजा और उनको बताया, न्याजी जी को बताइए, देखिए 3 हफ्ते हो गए हैं, अब आप घिर चुके हैं, ना आपके पास नया तसला आ सकता है, ना आदमी आ सकते हैं, अभी आपके पास कोई चारा नहीं है, तो आप सरेंडर कर जाइए। तो जनरल न्याजी ने क्या बोला, मैं कैसे सरेंडर कर सकता हूँ? उन्होंने बोला देख लीजिए, अब सरेंडर नहीं करें तो वैसे ही मारे जाएंगे आप। उसने कहा ठीक है, मुझे आप 2 घंटे का टाइम दीजिए। तो जनरल जेकब ने कहा ठीक है, मैं बाहर बैठा हूँ, आप 2 घंटे मुझे बताइए। और 2 घंटे के बाद उन्होंने बुलाया, वो टाइप करा के ले गए थे जनरल जेकब ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर में उन्होंने सरेंडर कर दिया, और सारी फोर्स सीज फायर डिक्लेयर हो गया। तो पार्टली तो एक्चुअली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी किया गया, लाउड स्पीकर से बताया गया, और तब वो सरेंडर हो गया। तो कमाल की चीज़ हो गई कि 90,000 सैनिक, उनको परेड ग्राउंड में, डेका के परेड ग्राउंड में उनकी बेल्ट उतार के, ये मिलिट्री का ट्रेडिशन है, सरेंडर करते हैं तो बेल्ट उतारनी चाहिए, उसके अंदर पिस्टल वगैरह सब उतारना चाहिए, वो सरेंडर का सीन है। उन्होंने साइन किया, तो तब जाके वॉर ख़त्म हुआ। हालांकि हर वॉर बड़ा कॉस्टली होता है, मैं समझता हूँ एक वॉर अगर लड़ा जाए तो एक 5 ईयर प्लान पीछे हट जाते हैं हम।
पर ये दुनिया को दिखाना ज़रूरी था। 62 की वॉर में हम हारे विदेश से, चीन से, जो भी गलतियां थी हार तो गए हम। 65 में भी ड्रॉ हो गया मैच, क्यों? जो हम जीते वो हमें वापस देना पड़ा। 71 में पूरे दुनिया में हमारी इज्जत आगे हुई, हमारी फौजों का मनोबल भी आगे बढ़ा, देखिए हमने नई देश बना दिया, बांग्लादेश बना दिया। तो ये मेरा अनुभव है कि जब ज़रूरी पड़ती है तो वॉर के लिए हमें तैयार। और सबसे तीसरी बड़ी अहम चीज़ ये थी, इस वॉर के अंदर आर्मी भी, एयरफोर्स भी, नेवी भी, तीनों ने मिलकर काम किया। तो चीन बॉर्डर में ऐसा नहीं होता है, इस बॉर्डर में ट्रूली इंटरनेशनल वॉर था ये। नौसेना से निवृत्त होने के बाद आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करते हुए आपका क्या अनुभव है कि पाकिस्तान के आज के जो हालात है, आज की जो स्थिति है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी की वजह से और पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल की वजह से उनकी इकनॉमी पीछे चली गई। कहते हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री विच हैज़ एन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस, और पाकिस्तान के बारे में कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी हैज़ ए कंट्री। तो वो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। तो वो चाहेंगे नहीं पाकिस्तानी जनरल कभी कि ये वॉर बंद हो, ये कश्मीर का प्रॉब्लम बंद हो। क्यों? उनको तो मलाई खाने को मिल रही इस तरीके से, तो इसलिए, और वो कंट्रोल करते हैं, पावर में रहते हैं, इसलिए ये लड़ाई चलती रहती है। तो अभी क्या हुआ, उसके बजाय तो कहीं ना कहीं तो असर होगा ही। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़ीरो हो गई है और सब करप्शन इतनी बढ़ चुकी है, और इस वजह से ये हालत तो पहुंच गई है उनकी कि वो मतलब कुछ ना प्रोड्यूस करते हैं। और तीसरी बड़ी बात, उन्होंने फुल टाइम यही काम कर दिया है। क्या काम? जैसे जो स्लम होती है ना, स्लम एरिया में स्लम लॉर्ड होते हैं, तालिबान आ गया तो इनको बुला लेते हैं काम करने के लिए। तो डेवलपमेंट पे को काम किया नहीं, आवाम सफ़र कर रहा है। तो इकनॉमी इतनी कंडीशन में आ गई है, 200 रुपये किलो टमाटर खा रहे हैं वो, हर चीज़ महंगी, डबल महंगी है, हर चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है उनको। तो ये तो हालत आज नहीं तो कल होनी थी। तो अभी आप ये पूछ रही हैं कि इसके चलते आगे क्या हो सकता है। इन पाकिस्तान इज़ नॉट ए वाइबल स्टेट फ्रॉम डे वन। ये क्रिएट इस पे किया गया था कि इस्लामिक स्टेट है, मुस्लिम स्टेट है, तो कोई वजूद है ही नहीं। अब इंडिया के बारे में हम कह सकते हैं ओल्ड ट्रेडिशन है, पाकिस्तान न्यूली क्रिएटेड, इसे कर दिया आर्टिफिशियली। वो ब्रिटिश जा रहे थे, हाँ भाई आपको चाहिए तो मुसलमानों को वहाँ डाल दो, इस कंपार्टमेंट में डाल दो, तो पाकिस्तान बोल दो, चाहे वो बोल दे पाक, पाक माने प्योर, पाकिस्तान बोल दें, कुछ भी बोल दें, कुछ नहीं उनका यहाँ अपना। पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो है, अगर आपका पड़ोसी दुखी है, उसके घर बीमारी चल रही है, उसके घर डकैती हो गई है, उसके अंदर कुछ जलजला आ गया है, दीवार गिर गई है, तो मुझे लगता है आपको डरना चाहिए। डरना क्यों चाहिए? खतरा है, और बेवकूफ़ आदमी कुछ भी कर सकता है। कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट एनिमी इज़ बेटर देन ए फूलिश फ्रेंड। वो एनिमी आपका है, पागल है, खिसियाया हुआ है, घबराया हुआ है, कुछ भी करेगा, न्यूक्लियर वेपन ऊपर से उनके पास है, और दूसरे अड़ोस पड़ोस में उंगली देने वाले भी करो करो, चीन उसको सपोर्ट करने वाला और है। तो झटके में कोई गड़बड़ी कर जाए तो तबाही हो सकती है। तो हमको बहुत फूंक फूंक के चलना पड़ेगा। कर वो कुछ नहीं सकते, पर क्या है, कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर शेर भी बिल्ली पे अटैक करे, बिल्ली पीछे हटती जाती जाती, जब दीवार पे पहुंच जाती है तो बिल्ली भी शेर पे छलांग मार देती, और कुछ आंख निकाल लेगी उसकी। तो उससे हमने बहुत तरीके से डील करना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की अपॉइंटमेंट करने का पंतप्रधान मोदी जी ने 15 अगस्त स्वातंत्र्य दिन के समारोह में लाल किले से अनाउंसमेंट की है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि अगर ये महत्वपूर्ण है, ये अनाउंसमेंट अगर महत्वपूर्ण मानी जाए, तो फिर इतने सालों में ये क्यों नहीं हुआ? ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, ऐसा है, आज का जो वॉर है इतना कॉम्प्लेक्स है, प्रत्यक्ष चीज़ नहीं होती है आजकल परोक्ष चीज़ होती हैं। आपका वो IT भी बंद कर दें आपका, जैसे एस्टोनिया में कंट्री चलती है, बहुत IT है, अभी आपकी IT बंद कर दें, आपके पानी में जहर मिला दें, तो ये लड़ाई आजकल ऐसे होने वाली नहीं है। साफ साफ क्या मतलब? आपने कंपार्टमेंट बना दिए, आर्मी, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये गलत है। सारी फोर्सेस कंबाइंड है। अभी जहाँ सावरकर साहब, स्वर्गीय सावरकर जी अंडमान जेल में रहे, तो अंडमान के अंदर, पोर्ट ब्लेयर के अंदर इंटीग्रेटेड कमांड है। क्यों? अंडमान एक छोटी सी जगह है, आर्मी भी ऑपरेट करती है वहाँ, इंडोनेशिया पास में है, साउथ ईस्ट एशिया पास में है, पूरी मर्चेंट शिप जाती हैं वहाँ टुवर्ड्स ऑयल लेके गल्फ से चाइना की तरफ। तो वो क्या है, आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है। हर मॉडर्न कंट्री में एक कंसेप्ट है
यू हैव इंटीग्रेटेड कमांड, नॉट डिवीजन। अब डिवीजन में क्या हो गया, आर्मी को चाहिए एयरफोर्स अटैक करने के टाइम, मैं अगर आर्मी का कमांडर हूं, मुझे पर्टिकुलर एनिमी को सॉफ्ट करने के लिए, टारगेट को सॉफ्ट बनाने के लिए एयरफोर्स को फोन करता हूं, मुझे एरोप्लेन भेजो। कोई भी ह्यूमन नेचर, ईगो की वजह से, या मेरे पास टाइम, मैं रेडी नहीं हूं, वो एयरप्लेन टाइम पे नहीं आता, ये हुआ है, वो टाइम पे नहीं आता है, तो क्या होगा, देश का नुकसान है। अभी जो मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी से पढ़ा हूं, वो क्यों बनाई गई, इसलिए भाई हर आदमी, मैं जनरल बन गया, वो एयर मार्शल बन गया, वो एडमिरल बन गया, तो हम बैचमेट हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो कल को हम सीनियर हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बड़ा ज़रूरी है। अब ये क्यों बनाई गई, मैं तो ये कहता हूँ ये स्टेप तो काफ़ी लेट है। अब क्यों ऐसा हुआ, रुका क्यों गया? अब देखिए ऐसा है, हम एक बड़ा ये भारी सवाल, ये ज़्यादा ऊंचा सवाल है। क्या ऊंचा सवाल है? हर सरकार आती है, 5 साल के लिए आती है, वो अपना कुर्सी बचाने का काम पहले रहता है उनका, तो कई बार ये डिसीजन ले नहीं पाते ठीक से। तो क्यों? उनको टाइम ही नहीं है, उनको सोचने का तरीका नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है, मोदी साहब हैं, स्ट्रांग हैं, इतनी मेजॉरिटी लेके आए हैं और देश के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो ये वो कदम उठा सकते हैं। क्या? देश हित में भाई इंटीग्रेट करो, यू कंजर्व रिसोर्सेज, बेटर कोऑर्डिनेशन। हाउएवर अभी देखना ये है, अभी तो देखिए कैसे निकलता है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब IAS वाले हैं और हैं, तो वो क्या है, उनको पहले बता दिया करते थे ब्यूरोक्रेट्स को। मसूरी में क्या सिखाया जाता है, देखो भाई तुम तो IAS में आ रहे हो, तुम तो परमानेंट रूलर्स तुम हो, ये तो मिनिस्टर वगैरह तो आते जाते लोग हैं। तो वो उनको क्या फाइनली गाइडेंस देते हैं, देखना पड़ेगा। ऑपरेशन कंट्रोल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का रिपोर्टिंग किसको है? CDS को होनी चाहिए। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का रिपोर्टिंग किसको होना चाहिए? CDS को जो बना है होनी चाहिए। चीफ ऑफ एयर स्टाफ उसको होनी चाहिए। अगर है तो कल को पॉलिटिकल लीडरशिप एक CDS को बोल सकती है भाई ये करना है। कैसे करना है आप देखो, कितनी आर्मी लगानी, कहाँ कितनी नेवी लगानी, आप कंबाइन करो। तो ये अगर हुआ तो देश हित का फैसला है। और क्यों रोका गया पीछे, वो तो जो भी पॉलिटिकल चीज़ें होंगी उसके लिए मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन 60 साल, तो 60 साल से भी ज़्यादा एक ही पक्ष की सरकार थी, तभी भी ये हुआ नहीं। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 5 ही साल में ये सब हुआ है। अभी 370 आर्टिकल है, 35A है, ये भी निकाला जा चुका है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, ये तो देश की खुशकिस्मती है कि मोदी जी जैसा लीडर मिला है। भगवान तो कोई नहीं होता है, पर इतनी मजबूती से काम करने वाला विरला ही आदमी होता है। तो जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम पटेल साहब थे, तो वो जो काम कर रहे हैं क्योंकि मजबूत हैं, देश उनके साथ है, तो ये काम कर पा रहे हैं। नहीं तो मैं कहता हूँ अपनी कुर्सी संभालने का काम वही फुल टाइम काम हो जाता है, उसी में लोग लगे रहते हैं। तो असली देश के लिए क्या करना है वो उसकी तरफ जा नहीं पाते, ये तकलीफ हो जाती है। चीन के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए ये मानना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकली हम अपने आप को चीन के कंपैरिजन में वीक समझते हैं। ज़रूरत नहीं समझने की, हम भारत इतना बड़ा देश है, करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और मैं तो कहता हूँ इस स्थिति में चीन हमसे 10 गुना 5 गुना बढ़ गया आगे। वो क्यों बढ़ा है? वो बढ़ा इसलिए है, मैं आपको बता रहा हूँ 59 में इंडियन से टीम गई स्पोर्ट्स की चीन में। वो चीन का इतना बुरा हाल था, इतनी बुरी कंडीशन थी, और आज चीन कहाँ है? हमको $50 बिलियन तो ट्रेड सरप्लस हमारे साथ उनका। तो ये जब तक हम ये सोचते रहेंगे, अपना हीन भावना लेके चलते रहेंगे ना, तो हीन ही रहेंगे। तो कितने बड़े हों हमसे आज, वो कोई चिंता नहीं। और जब हम टक्कर लेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बड़े काम करने से आदमी बड़ा बनता है, नहीं तो छोटी दिमागदारी में रह जाएगा। तो पर बड़ी अच्छी बात यह है, अभी चीन और रशिया का टक्कर है। क्यों? चीन अमेरिका का टक्कर है। तो अमेरिका कितने हाई कंडीशन नहीं जो पहले थी, तो अमेरिका चाहता है चीन को दबाया जाए, ऑस्ट्रेलिया चाहता है चीन को दबाया जाए। तो क्या कहते हैं, एनिमीज वंस फ्रेंड। तो चीन अमेरिका इंडिया की दोस्ती है, दुश्मनी है, उसको फ़ायदा उठा के हमें अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका से हमें कोई नया प्यार, कोई नया लव रिलेशन शुरू नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों को देखते हुए, और हमारी कॉम्पिटेंट लीडरशिप है, तो ये चीन को देखिए, लड़ाई में दोनों पलड़े बराबर नहीं होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। डेविड एंड गोलियत की लड़ाई भी ऐसी होती है, पर वो फिर भी शुरू होगा तो बड़ा अच्छा है, आगे बढ़े।
और इसको हम ले जाएं तो आज जो ज़्यादा हैं, पर उनके पास जहाँ तक लड़ाई का सवाल है, देखिए जो 62 में जो हुआ आर्मी की लड़ाई, आजकल तो वो होने का चांस नहीं है। आजकल तो एरिया वॉरफेयर होता है। आजकल तो आप देखना 5 साल के बाद 7 साल के बाद मिसाइल वॉरफेयर होगा, और मिसाइल AMD एंटी मिसाइल डिफेंस इंपॉर्टेंट होगा माने। और जो हमारे पास GSLV है, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बड़ा पावरफुल इंजन है, तो दैट इज हैविंग डबल यूज, ट्विन यूज टेक्नोलॉजी है। एक तो लॉन्चिंग स्पेसक्राफ्ट, दूसरा लॉन्चिंग मिसाइल। अब जो ब्रह्मोस मिसाइल है 4000 किलोमीटर का मात है उसका, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा सकती है वो 10 मिनट में। तो इस टाइप का वॉर होने वाला है। तो जब इस टाइप का वॉर होगा, उसके लिए स्प्लिट सेकेंड डिसीजन, आप इतना इलेक्ट्रॉनिक कैमरा से स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से स्कैनिंग कर रहे हैं कि बिफोर द मिसाइल इज लॉन्च्ड यू शुड बी एबल टू अटैक। वो टाइम नहीं है कि तलवार निकालो सब। तो इसलिए ये है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉरफेयर में हम कमज़ोर नहीं हैं। कुछ भी हो सकता है, पर हमें चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा। और उसके तरीके में तहत मैं समझता हूँ CDS जो है ये बहुत अच्छा स्टेप है। क्यों? उसके अंदर एक नया विंग भी खुला है डिफेंस फोर्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तो बहुत पहले से था। साइबर वॉरफेयर में जैसे मैंने 71 वॉर के बारे में बताया, प्रोपेगेंडा भी करना पड़ता है। तो साइबर वॉरफेयर में कैसा है, आर्मी का क्या काम है, नेवी का क्या काम है, आपके रिसोर्सेज बचे रहें और उनके रिसोर्सेज डिनाई देम द यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज। तो उनका IT डाउन हो जाए, उनका GPS डाउन हो जाए, उनकी शिप्स नहीं चल सकती। तो ये मुकाबला अच्छा होगा, आगे होगा। तो यही इसी में है कि मुश्किल काम में रंग लाती है ना पत्थर में घिस जाने के बाद, इस मुश्किल मंथन के अंदर ही इंडिया आगे आएगा। स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने चीन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, वो तो इतना भी कहते थे कि तिब्बत एक बफर स्टेट है, उसको मत गवाइए। लेकिन नेहरू सरकार को वो बार बार बताते रहे ये सब चीज़ें, लेकिन उनकी बातें मानी नहीं गई। वो तो ये भी कहते थे कि इज़राइल अपना मित्र होना चाहिए। ये चीज़ें अगर उस वक्त मान ली जाती तो आपको क्या लगता है आज देश की हालत कैसे होती? मैं कहता हूँ पता नहीं ये कैसे हो गया। मतलब हमारे नेता ये चीप पॉपुलैरिटी के चक्कर में, भाई इंटरनेशनल फेम पहले चाहिए। यू फर्स्ट बिकम नेशनल, देन यू थिंक ऑफ बिकम इंटरनेशनल। आप बांडुंग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यासर से मिल रहे हैं, नासिर इजिप्ट के और टीटो से मिल रहे हैं, बांडुंग। ये बस जलसे से क्या होता है? ठीक है, आपने भाखड़ा डैम बनाया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, पर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, डिफेंस थिंकिंग, अभी आप शॉकिंग है सुनना, आपने सुना होगा। उस टाइम तो ये कहते थे अब तो देश आज़ाद हो गया है, अब तो आर्मी की जरूरत भी नहीं है, ये भी सुना होगा आपने। मतलब बताइए, ये वीर सावरकर जी के जैसा आदमी या कोई मराठा लीडर जो पाकिस्तान, जो पानीपत तक गए हैं, यहाँ से जो संगठन जानते हैं, जो युद्ध जानते हैं, जो रियल पॉलिटिक्स जानते हैं, कोई ऐसा कहेगा नहीं। ये ऊपर से अंग्रेजों का बिठाया हुआ जो भी तंत्र था, कांग्रेस कब बनी? ए ह्यूम ने बनाई 1885 में। हम तो पढ़ते हैं इतिहास, समझ नहीं आता है, अरे कांग्रेस बनाया ए ह्यूम ने, वो हमें राज कर रही है। फिर आप कहते हैं हमने देश के लिए कुर्बानी दी। सुभाष चंद्र बोस को आपने किनारे लगा दिया, वो अपने गर्दन कटवाने वाला था। खुद वो कहते हैं अंग्रेज, हमने आज़ादी भैया आपके डांडी मार्च और सत्याग्रह से नहीं दी है, हमको पता है कल थप्पड़ मोटा हमारे पे पड़ेगा। जापान से जाके मिल गए सुभाष चंद्र बोस, तो जापान से मिल के आपको दबा रहे हैं। और इधर क्या कहते हैं, वॉर के टाइम कोऑपरेट करो, यू कोऑपरेट विद द एनिमी, कोऑपरेट विद द ब्रिटिश। हमारे फौजी बनने चाहिए वॉर में, जाने दो, सेवा करो। मुझे ये कहता नहीं, ये कैसे कहाँ तक भ्रष्ट हो गया है अपनी पावर के लिए, पर्सनल महिमा मंडल के लिए। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें वीर सावरकर जी ने कही, जो दुनिया देख के बैठे हैं, जेल में गए और असल में यात्रा सही, उसको दरकिनार करके पूरे देश भुगत रहा है। स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर मैनेजमेंट के हिसाब से आप भारत को कहाँ देखते हैं? देखिए ऐसा है, इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने जो सेक्रीफाइस करने का मादा है, वो तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी प्रूव कर दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी प्रूव कर दिया। ब्रिटिश इटली में भी आज आप जाए, हमारी शिप गई थी, तो वो इंडियन सोल्जर्स को वेलकम करते हैं कि आपकी वजह से हम लोग इतने सिक्योर हो गए, आप यहाँ तक आके लड़े। पर क्या है, हर चीज़ ज़िंदगी में जोश से भी होती है, होश से भी होती है। होश का मतलब क्या है? स्ट्रेटजी, थिंकिंग, विचार। अब बताइए 1962 के वॉर में वेल नोन है, चीन कहाँ से आया हमें अटैक करने और कितनी ज़मीन लेके चला गया।
अगर उस टाइम अगर हम अपनी एयरफोर्स यूज़ करते तो 4 दिन में वो मुंह की खा के भाग जाते। फिर 1965 हुआ, पहले तो ये हो गया कि कच्छ से सडन अटैक आ गया, सरप्राइज अटैक, हमें पता ही नहीं चला। पर सेकंड थिंग क्या हुआ, आने के बाद हमने उनको बुरी तरह पीटा, लाहौर तक पहुंच गए। जब उनकी ज़मीन ले ली हमने, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स उनके ले लिए, तब वो भागे भागे गए रशिया के पास और ताशकंद में एक एग्रीमेंट हो गया। तो एग्रीमेंट हुआ तो कितना सेक्रीफाइस के बाद कितनी ज़मीन हमने उनके ले ली थी, इशोगिल कनाल ले ली थी, लाहौर से 8 किलोमीटर 8 मील तक पहुंच चुके थे हम, वो सारी ज़मीनें हमने वापस कर दी। अब बताइए क्या थिंकिंग है। अगर आपने से मेरे पे सिर उठाया है, हाथ उठाया मेरे को थप्पड़ मारने के लिए, उसके बाद मैंने आपका हाथ तोड़ दिया, तो आप क्या रो रहे हैं। वो हाथ टूटा हुआ स्टेटस को करो, आप ही तो आए थे भाई, वो नहीं किया हमने, जो भी कारण रहा मुझे मालूम नहीं। फिर 71 वॉर में अब इंदिरा गांधी इतना कमाल कर दिया, पता नहीं कहाँ हम बह जाते हैं। 1971 वॉर में जब 90,000 POWs आपने ले लिए, तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है, इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के 2 साल पहले ही ख़त्म हुआ है। उस टाइम क्या हुआ, जब जर्मनी को हरा दिया, तो जब वो ट्रीटी साइन कर दी, ट्रीटी में जर्मनी को क्या कहा, विनिंग पावर्स ने, एलाइड पावर्स ने, एक्सेस पावर्स को क्या कहा, जापान को क्या कहा, जर्मनी को क्या कहा, तुमने शुरू किया था, अब तुम्हारे पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तुम हार गए हो। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, तुम अपनी फौज नहीं रखोगे। जर्मनी में आज भी फौज नहीं, आर्मी नहीं है, बराए नाम कुछ यूनिफॉर्म ड्रेस वगैरह, नेवी जापान में नहीं है। तो सेम वे 1971 में जब हमने वॉर जीता, 90,000 प्रिजनर्स लिए, हम ये कह सकते थे, जब कंडीशन लिख सकते थे कि ये आपको रिटर्न तब होंगे जब आप, चलो ये लिमिटेशन है, आपकी आर्मी की स्ट्रेंथ 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, आपकी बजट इतना ज़्यादा नहीं होगा, हम ये कराते, अब नहीं कराया। ये हिस्ट्री और स्ट्रेटजी, मिलिट्री हिस्ट्री के मद्देनजर रख के एक मिलिट्री स्ट्रेटजी, मुझे ये लगता है सीडीएस के बाद से ये चीज़ें सामने आएंगी, पहलू उठ के आएंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये बहुत चर्चे में है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। देखिए, एक्चुअली वाजपेयी साहब के टाइम भी मिश्रा जी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बड़ी पावरफुल पोस्ट है। एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट का मेन रोल क्या है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फिर इंटरनल में क्या, एजुकेशन और हेल्थ। तो देश की इंटीग्रिटी पहला काम है। तो एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक बहुत अहम पोस्ट है, पर कितनी पावर उसको दी जाती है, फॉरेन मिनिस्ट्री भी उसको रिपोर्ट करती है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी रिपोर्ट करती है। तो जो अजीत डोभाल साहब कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उनका बैकग्राउंड रॉ का भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी है, फॉरेन अफेयर्स का भी है, और खुद वो लाइव जासूस रहे हैं पाकिस्तान में और आईपीएस ऑफिसर हैं उनको। तो ये इंटीग्रेशन फोकस, दिस इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड, दिस इज स्ट्रेटजी। और सबसे बड़ी चीज़ आज की दुनिया में, मान लो आपको पता है क्या होती है, देयर इज़ अ कंसेप्ट जो कॉर्पोरेट में भी आता है, नॉलेज मैनेजमेंट। अरे भाई, जो आपने पुराना सीखा है उसको आप यूज़ करके कैसे आगे बढ़ते हो। अब एनएसए होगा तो सारी चीज़, सारे इनपुट्स एक जगह आ रही हैं और उसको आप डाइजेस्ट करके एक नया डिसीजन ले रहे हैं। तो दिस इज हाउ स्ट्रेटजी इज फॉर्म। नहीं तो ताज़ा कुआं खोदना, ताज़ा पानी पी लेना, कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं। तो ये अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा कदम है, और आगे ये मेच्योर होगा तो देश के बड़े हित में है ये। हर मॉडर्न कंट्री, बिग कंट्री हैज़ सच ए पोजीशन बाय डिफरेंट नेम मे बी। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने कहा था, अगर देश चलाना हो तो इतिहास का अध्ययन होना ज़रूरी है। अभी ऐसा लग रहा है कि इतिहास का अध्ययन हो रहा है, और जैसा हमारी सेना में जोश तो है ही, थोड़ा सा पॉलिटिकल होश भी आने लगा है। तो ये सुन के भी आपसे बहुत अच्छा लगा। आप स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक में आए, आपने बहुत सारा समय दिया, इसलिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।